ये दोनों है asynchronous because the always block is sensitive to the reset, and these two are synchronous because the reset is sampled according to the clock only. And ये होगा active low and this is active high. Active low, active high. देन वी लुक्ड एट पैरामीटर्स कि हमें अपने कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज करनी है. हमने एक काउंटर का मॉड्यूल बना लिया और उससे हमने 16 बिट 32 बिट जितने भी बिट्स का हम इंस्टेंशिएट करना चाहते हैं. सो वी कैन डू दैट बाय डिफाइनिंग आवर पैरामीटर्स. पैरामीटर्स आर जस्ट वेरिएबल्स दैट होल्ड कांस्टेंट वैल्यूज. एक बार उनको डिफाइन कर दिया तो बाद में जाके यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू, इट जस्ट होल्ड्स अ कांस्टेंट वैल्यू और उनको इंस्टेंशिएट करने के टाइम पे ओवरराइट कर सकते हैं. हियर अगर पोजिशनल इंस्टेंशिएशन करनी है तो दे विल बी ओवररिटन इन द ऑर्डर दैट दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इनसाइड योर मॉड्यूल. अदरवाइज एक्सप्लिसिट या नेम्ड इंस्टेंशिएशन से ओवरराइट कर सकते हैं उनको. एंड थ्रू डेफ पैराम स्टेटमेंट, ऐसे डेफ पैराम और फिर हायरार्की में उस पैरामीटर को एक्सेस करके उसको न्यू वैल्यू असाइन कर दिया यहाँ पे. Otherwise, if we don't want, like in state machines, we don't want कि कुछ encoding हमारी किसी variable की किसी parameter की which holds a constant value वो overwrite हो, तो we define them not as parameters but as local parameters. Local param, the name and the value, and these they will not be overwritten. अगर उनको overwrite करने की try करो instantiate करते time, so they will either just not be overwritten या फिर error throw करेगा. We looked at inter and intra assignment delay. Inter assignment delay between assignments जो हमारी normal practice है. Here these delays between the assignments, between the various statements, these are inter assignment delays. And then we looked at intra assignment delay जिसमें at this time, at time 0, जो इसको x and z की value visible है, it will store it and it will compute this, पर assignment होगी after this delay. अब पिछली बार कुछ confusion थी हमें कि जो ये statement है ये delay किस तरह से होगा. Let's say I comment this out. तो ये जो display है, will it run at 2 nanoseconds or will it run at 7 nanoseconds after this 5 nanosecond delay. तो इसके 2 केसेस बनते हैं. फॉर दिस ये कैसे रन करेगा, ये कोड कैसे रन करेगा. 0 पे a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 जिस ऑर्डर में हमने डिफाइन किया है. इधर c असाइन हो जाएगा, इसकी वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी 0 and then after a delay of 5 it will be assigned. पर क्योंकि ये ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज किया है तो यहाँ पे ये बाकी फर्दर एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर रहा है. and until this completes it will not move to the next statement. that is why जो ये डिले होगा इस टाइम पे जो डिस्प्ले के करके ये टाइम हम देखेंगे it will be 7 nanoseconds. like I have ran it right here, 7 nanoseconds और c की वैल्यू 0. however अगर इसको नॉन ब्लॉकिंग कर दें तो अगर नॉन ब्लॉकिंग कर दिया it's not going to block further execution until this statement executes. so in this case क्या होता है कि compute हो जाता है और scheduling कर देता है कि हाँ 5 nanoseconds पे c को 0 वैल्यू असाइन कर देना and it moves to the next statement. in this case if I run the code, this display statement will run at 2 nanoseconds because here it's a non-blocking assignment. और जब blocking थी then in that case it was blocking the further execution until this delay is over. तो यहाँ पे 7 आ रही थी वैल्यू. Here I'll run it again. यहाँ पे ये display statement 2 पे ही रन कर रही है. That's the difference between these blocking and non-blocking assignments. और इसमें अगर delays define करोगे तो. Next we looked at the event queue. Active region में ये सारे ऑपरेशंस होते हैं, इवैल्यूएशन होती है, राइट हैंड साइड्स की उनको टेम्परेरी लोकेशन पे स्टोर कर लेते हैं.
ब्लॉकिंग असाइनमेंट, डॉलर डिस्प्ले, ये सब उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं जिस ऑर्डर में किसी प्रोसीजरल ब्लॉक में हमने डिफाइन किए हैं। देन नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स होती हैं एक साथ पैरेलली, एंड देन इन द पोस्टपोन्ड रीजन वी हैव डॉलर मॉनिटर एंड डॉलर स्ट्रोब। इसलिए डॉलर डिस्प्ले को अपडेटेड वैल्यूज नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स की नहीं विजिबल, पर इन दोनों को है, बिकॉज इट अकर्स आफ्टर द असाइनमेंट्स हैव अकर्ड इन वन टाइम स्लॉट। ये तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, कि एक ही टाइम स्टेप में इस ऑर्डर में हो, पहले ए 0 हो जाए, फिर बी 0 हो जाए, फिर a equal to 1 हो जाए, फिर b equal to 3 हो जाए. So after we exit out of this time step, 0 time step, तो a की वैल्यू 1 होगी, b की 3 होगी, because we have controlled the order in a single initial block. पर let's say we have a parallel initial block और इसमें डिस्प्ले करनी है हमें वैल्यूज a और b की, तो टाइम 0 पे दोनों इन्वोक हो जाएंगे, बोथ विल बिकम इन्वोक्ड, और टाइम 0 पे ही ये भी रन करेगा, ये भी रन करेगा, बोथ रन, ऑल ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स दे रन इन द एक्टिव रीजन। अब तो ये हमारे कंप्यूटर पे, हमारे सिमुलेटर पे है कि इसने पहले एक ही 0 असाइनमेंट करके फिर डिस्प्ले करना है, या इस पॉइंट पे डिस्प्ले करना है, या इस पे डिस्प्ले करना है, एंड वी डोंट नो व्हाट वैल्यूज विल बी डिस्प्लेड। इसमें एम्बिग्यूटी है, हम डेफिनेटिवली नहीं बोल सकते, बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल द ऑर्डर इन केस ऑफ पैरेलल ब्लॉक्स। जब यहाँ पे 2 पैरेलल ब्लॉक्स हैं तो वी डोंट नो कि किस ऑर्डर में स्केड्यूल होंगे, एंड दिस इज नोन एज अ कॉमन रेस कंडीशन। हमने पहले भी यहाँ पे देखी थी when we were looking at blocking and non-blocking assignments here, कि एट पॉसेज ऑफ क्लॉक दोनों इन्वोक हो रहे हैं, बट वी कैन नॉट कंट्रोल कि किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे ये, बिकॉज दे आर पैरेलल ब्लॉक्स, और पैरेलल ब्लॉक्स की हम वो कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को। सो दिस वुड बिकम अ रेस कंडीशन डिपेंडिंग ऑन सीपीयू, हमारा सिमुलेटर कौन सा ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, एंड दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ सिमुलेटर्स देमसेल्व्स। इसलिए यस्टरडे जो भी प्रेजेंट था, हम ये कोड देख रहे थे मक्स का। हियर आई वॉज डिस्प्लेइंग समथिंग, मतलब पहले लूप में मैंने सिलेक्ट लाइन को वैल्यू असाइन करनी है आई की, उसके बाद मुझे वेरीफाई करनी है आउटपुट प्रिंट करके कि हाँ सही से आउटपुट आ रही है कि नहीं। एंड इसमें क्या हो रहा है कि आई सिलेक्ट लाइन की वैल्यू अपडेट हो गई, ये अपने टॉप मॉड्यूल में ऑलवेज ब्लॉक इन्वोक हुआ और आउट को असाइनमेंट करनी है। नाउ वी कैन व्यू देम एज 2 पैरेलल ब्लॉक्स। एक पैरेलल ब्लॉक में आउट की अपडेशन हो रही है और दूसरे में आउट डिस्प्ले हो रहा है, एंड वी डोंट नो व्हिच वन विल अकर फर्स्ट। A race has occurred because both are happening in the same active region of the event queue. That is why जो भी present था कल, we saw कि बिना delay add किए हमारे पास updated output नहीं दिख रही थी हमें, because of that race parallel blocks की. That's why once I added this delay, I was able to view the updated value of my output. मैम डिले ऐड करने से वो कैसे रिजॉल्व हुई, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। पहले क्या हो रहा था, पहले दोनों एक ही टाइम स्टेप में, जैसे 1 नैनोसेकंड पे ये अपडेट हुआ, अब एक ही 1 नैनोसेकंड के ही टाइम स्टेप की एक्टिव रीजन में ही ऑलवेज ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होना है और डिस्प्ले स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होनी है, एंड वी कैन नॉट कंट्रोल कि दोनों में से कौन सा होगा। Adding this delay, what I did was 1 nanosecond टाइम स्टेप में इसकी एक्टिव रीजन में ऑलवेज ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है जिसमें आउट की वैल्यू अपडेट हो गई, और यहाँ पे ये डिले ऐड किया तो ये डिस्प्ले स्टेटमेंट मूव हो गई मेरी 2 नैनोसेकंड्स के टाइम स्टेप की एक्टिव रीजन में। आई चेंज द टाइम स्टेप, अब ये पहले 1 नैनोसेकंड्स पे आउट अपडेट होगा एंड डेफिनेटली 2 नैनोसेकंड्स पे ही डिस्प्ले होगा,
and I will be able to view the updated value because it's not the same time step. ठीक है? Yes, ma'am, got it. Okay, then we view the difference between these. We viewed कि ये repeatedly run करता है, ये active region में run करता है, and ये these two run once and ये postponed region में run करता है. Both of these run in postponed region. Now we have sequential and parallel blocks, kind of like what we were discussing right now. कि जो sequential blocks होते हैं, like this one right here, statements are executed one after another in the order that we have specified them to be. एंड एक ही टाइम स्टेप में, जैसे 0 नैनो सेकेंड्स के टाइम स्टेप में हम उनका ऑर्डर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने कौन सी स्टेटमेंट पहले लिखी है, कौन सी बाद में. So here first x is assigned 0, y is assigned 1, then z is assigned 0 1 and w is assigned 1 0. And this is also a sequential block पर इसमें delays हैं. तो simulation time 0 पे ये होगा, then after 5 simulation time 5 पे ये, 15 पे ये and 35 पे ये. But we have a way to divide this sequential flow into separate independent flows. और इसका तरीका है fork and join statements. When we invoke a fork statement inside a sequential block or a procedural block inside a sequential flow, तो उसको divide कर देता है into independent parallel flows. मतलब anything in this fork will be executed parallelly instead of sequentially. जैसे ये fork हुआ, then these four statements are divided into parallel और parallelly execute होंगी x equal to 0 नैनोसेकेंड्स पे, एंड देन ये भी सेम स्टेटमेंट पैरेलल में ही. सो ये जो असाइनमेंट है y की, इट विल अकर एट टाइम 5 क्योंकि एक ही टाइम पे पैरेलली सारी इन्वोक हो गई हैं. देन 10 नैनोसेकेंड्स पे ही एट सिमुलेशन टाइम 10, जो कि पहले 15 पे हो रहा था सिक्वेंशली, अब पैरेलली ये होगा 10 नैनोसेकेंड्स पे असाइनमेंट z की 0 1 और 20 पे होगी 1 0 असाइनमेंट w की. And then once we terminate this fork, this parallel flows में जो divide हुआ है, when we terminate it by a join, it again joins it back to our sequential flow जैसे normally execute हो रहा था program हमारा, एक के बाद एक. These statements are executed concurrently, पर इसमें हमें बहुत careful रहना पड़ेगा कि as we observed before कि रेस आ रही थी पैरेलल ब्लॉक्स में, उनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. उसी तरीके से यहाँ पे उनका ऑर्डर पैरेलली हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे एक ही टाइम स्टेप में. सेम वे इफ वी हैव अ फोर्क एंड ऑल ऑफ दीज आर बीइंग एग्जीक्यूटेड पैरेलली, दे आर बीइंग इन्वोक्ड एट वंस. तो अब सिमुलेटर पे है कि उसने पहले ये करना है या पहले ये एग्जीक्यूट करनी है या पहले ये करनी है, बिकॉज ऑल फोर आर स्केड्यूल्ड एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम टू बी एग्जीक्यूटेड. अब इसमें अगर z पहले, ये वाला पहले इन्वोक हो जाएगी स्टेटमेंट, तो x और y तो अभी असाइन ही नहीं हुए एंड z विल होल्ड अ गार्बेज वैल्यू. अदरवाइज मतलब x होल्ड करेगा, इट विल होल्ड x नॉट अ गार्बेज वैल्यू बट द डिफॉल्ट वैल्यू. अदरवाइज अगर ये दोनों पहले हो जाते हैं देन वी विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर दीज टू. सो ये this causes a race similar to that in parallel procedural blocks. This is also a race condition because race always तब होती है जब हम कह नहीं सकते कि हाँ हमारी आउटपुट डेफिनेटली यही आएगी, नो मैटर व्हाट दिस विल बी आवर आउटपुट, z की वैल्यू 0 1 होगी, w की 1 0 होगी. अब हम बोल नहीं सकते बिकॉज वी डोंट नो, सिमुलेटर की मर्जी है, एंड दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ सिमुलेटर्स themselves. So you have to be careful about this race condition. पहली बात, जब पैरेलल ब्लॉक्स हों, पैरेलल ऑलवेज या पैरेलल इनिशियल, और एक ही टाइम स्टेप में असाइनमेंट्स या डिस्प्लेज हो रही हैं. एंड सेकंड इन फोर्क, जो
पैरेलल फ्लो में डिवाइड कर देता है तुम्हारा सीक्वेंशियल फ्लो को। Any block can also be named by specifying its name after the begin statement. यहाँ पे initial begin और इसका name दे दिया block 1। अब ये एक named block है। इस block के अंदर you can have variables जो local हैं only to this block। जैसे integer है, it's local only to this block, इसका scope इतना ही है। Like and see, अगर किसी variable को हम ब्रैकेट्स में डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप उतना ही होता है विद इन द ब्रैकेट्स, एंड व्हेन दोस ब्रैकेट्स एंड that variable scope also ends. So this is the same way, इसको name कर देंगे, and then we can access this variable using our dot operator, hierarchical referencing operator, block1 dot I, block2 dot I। ये दोनों different हैं because their scopes are different, and this also allows us the flexibility of disabling our blocks, similar to kind of a break statement C में, using disable or block name. Here, initial begin, initialize these values, then start this block, block 1। इसमें एक loop है, इसको एक value find करनी है, और जब वैल्यू इसकी फ्लैग आई की वैल्यू इसको 1 पहली डिटेक्ट हो जाएगी, इसको एक एक करके फ्लैग वेरिएबल में एक एक बिट चेक करनी है। जब उसको एक 1 वैल्यू एनकाउंटर हो जाएगी तो फिर ये हो जाएगा ब्रेक, एंड दिस इज हाउ वी आर ब्रेकिंग इट। वी आर डिसेबलिंग दिस इंटायर ब्लॉक राइट हियर, वी आर डिसेबलिंग इट, एंड इट विल देन कंट्रोल विल देन पास टू द नेक्स्ट ब्लॉक जो इसके बाद है, इसके बाद जो स्टेटमेंट्स है। So this can be used to control the execution flow. Yeah, it can be used to break out of loops. Now, हमने अभी loops अभी तक जितने भी use किए हैं, we've used them in procedural blocks, in initial or in always. Then we've used them there to assign some value to some variable. जैसे कल हमने use किए थे अपने ये marks वाले में कि फर्स्ट xi को वैल्यू असाइन करनी है और फिर उसके बाद एक एक करके सिलेक्ट को वैल्यूज असाइन करनी है। तो ये चीज को ऑटोमेट करने के लिए हमने लूप्स असाइन किए थे, यूज किए थे। पर व्हाट इफ वी वांट टू मेक मल्टीपल इंस्टेंशिएशंस या मल्टीपल ऑलवेज ब्लॉक्स बनाने हैं, मल्टीपल टाइम्स मुझे ये टॉप मॉड्यूल जो है इसको 32 टाइम्स मुझे इंस्टेंशिएट करना है, एंड हर टाइम आई वांट टू assign it some different input. I want to make some different connections to it. I want 32 unique top modules. This is tedious. हाथ से करना है तो it's very lengthy. या फिर मैं loop में कर सकती हूँ, पर my for loops can only be used in initial या always blocks. जो मेरा मैम बट initial टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाएगी उस केस में। कैसे, किसमें? अगर for loop में इंस्टेंशिएट करूंगी तो यस मैम। हाँ हो जाएगी, मतलब कंपाइल टाइम पे इसको पूरे को अनरोल करना होगा, बट हाथ से लिखना भी इट्स वेरी टीडियस कि अब 32 बार लिखो। सो अगर मैं इसको for loop can only be used in initial या always block। इनिशियल ब्लॉक की क्या प्रॉब्लम है, इट्स नॉन सिंथेसाइजेबल। तो इनिशियल ब्लॉक में कोई भी इंस्टेंशिएशन करूंगी तो उसका हार्डवेयर बन के नहीं आएगा। अब मेरे पास बचा ऑलवेज ब्लॉक। ऑलवेज ब्लॉक में एम्बिग्यूटी रहती है कि वो 0 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा या 1 टाइम या रिपीटेडली भी हो सकता है। तो इसमें कोई इंस्टेंशिएशन कर रही हूँ तो कितनी बार इंस्टेंशिएट हो जाएगा, दैट आई कैन नॉट कंट्रोल एग्जैक्टली। दैट इज व्हाई वी हैव a special type of construct to reduce this tediousness called a generate block. This allows looped या conditional elaboration of procedural blocks या continuous assignments या module instantiations, कोई भी verilog की statement को repeat करना है, it allows that. Same way if I wanted कि यहाँ पे assign statements मुझे बहुत सारी लिखनी है, assign out equal to कुछ
मुझे बहुत सारी असाइन स्टेटमेंट्स लिखनी है. A of I plus B of I, and my A and I are multi-bit vectors. So each time I have to assign out some new value according to these bitwise, एक एक bit करके. This is also tedious. I have to write it 32 times. या फिर लेट्स से कि मेरी पैरामीटर है, मेरा पैरामीटराइज मॉड्यूल है कुछ, और अगर उस पैरामीटर की वैल्यू मतलब अगर वो 4 बिट्स का है, तो फिर तो मैं एक सिंपल मल्टीप्लायर यूज कर सकती हूँ. बट अगर वो है लार्ज नंबर ऑफ बिट्स का, लाइक 32 बिट्स का है, देन आई हैव टू अप्लाई एन ऑप्टिमाइज्ड मल्टीप्लायर एल्गोरिदम. तो उसके लिए लेट्स से आई मेड अ बूथ मल्टीप्लायर. ऐसी if else conditions से I can make these instantiations. पर same problem with if else. If else is used in procedural blocks. Initial always के साथ same ambiguity, same problem आ रही है. That's why these are conditional instantiations and then looped. Looping से अगर मुझे continuous assignments या blocks बनाने हैं, then this is the construct for it. We have a generate block. किसी मॉड्यूल में generate जो भी operations करने हैं, and end generate. Not allowed in a generate block. Parameters, local parameters, input output या in out की declarations. And there are 3 types of generate blocks: generate loop, generate conditional और generate case. Generate loop में multiple continuous assignments या multiple initial always blocks ये बनाने हैं. Then we can make a loop in our generate block. इसका जो loop variable है j, जिसके अकॉर्डिंग मल्टीपल इंस्टेंशिएशंस हो रही हैं, उसको हम डिक्लेयर करेंगे एज जनवार. ये है जनरेटर वेरिएबल जनवार j. नाउ वी विल यूज दिस वेरिएबल इन आवर फॉर लूप और इसको एक नेम दे देंगे. लेट्स गिव इट एनी नेम दैट वी वांट, लाइक मल्टीप्लायर और एक्सॉर्गेट, और इसमें जो भी इंस्टेंशिएशंस हमें करनी है वी विल स्पेसिफाई दोज एंड एंड जनरेट. यहाँ पे दिस इज एन एग्जाम्पल. जनवार j, for j इक्वल टू इतनी n इंस्टेंशिएशंस करनी है, बिगिन एंड आर नेम. नाउ इस नेम के साथ सबस्क्रिप्ट करके ये इसके यूनिक नेम्स, इसके n इंस्टेंशिएशंस के यूनिक नेम्स बना देगा. पहले होगा एक्सॉर लूप i डॉट g1, एक्सॉर लूप 0 डॉट g1, एक्सॉर लूप 1 डॉट g1. इसके साथ हम इसकी n इंस्टेंशिएशंस को यूनिक नेम से एक्सेस कर सकते हैं. ऑल्टरनेटिवली अगर हमने इंस्टेंशिएशन वाले टास्क से इधर हमने एक्सॉर किया है, अगर हमें ऑलवेज ब्लॉक्स बनाने होते n हर एक में जिसमें एक्सॉर हो रहा है, देन जनरेट फॉर बिगिन यूनिक नेम ऑलवेज एट sensitivity list और ये expression. Then this always block will be replicated n times instead of us having to write these separately. अब क्या होगा जब हम सिमुलेशन करना चाहेंगे, जब इसको रन करेंगे तो ये अनरोल हो जाएगा और एक ऐसी फाइल बन जाएगी जिसमें फिजिकली इतनी लाइंस लिखी हुई हैं. एक्चुअली दिस लूप will not exist. Actually 32 always blocks or n number of always blocks will be written in that file. और उस फाइल पे फिर it will be unrolled into its set of statements. Then the simulation is performed to make efficient the repetitive writing of Verilog statements. और हर एक इंस्टेंशिएशन का एक यूनिक नेम होगा with subscript जनवार वेरिएबल की और यूनिक नेम given by this name that you've given your block. Right here, ये सारी instantiations की हैं with your generator variable I and R loop. अब इसकी unique names R loop 0 dot G1, R loop 0 dot, R loop 1 dot G1, R loop 1 dot G3, यहाँ पे AND gate की. ये सारे unique names हैं of all of these instantiations that have been made. सेकेंड इज जनरेट कंडीशनल. जैसे मैं कह रही थी कि अगर मेरी पैरामीटर की वैल्यू स्मॉल है तो मैं
नॉर्मल मल्टीप्लायर यूज कर सकती हूँ, अदरवाइज मुझे एक ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम अप्लाई करना है. So here I'll do the conditional statement. I'll write it in a generate block. If मेरी width इतनी है, then use this multiplier. Otherwise, use this one. And at the compile time, दोनों में से एक जो भी use करना है, it will be written, and that one will be the one that's in which the connections have been made. और थर्ड है generate case. इसमें multiple alternatives से अगर मुझे एक choose करना है, तो उसको I'll write it in a generate block. और n की वैल्यू के अकॉर्डिंग मेरा सूटेबल एक एडर इंस्टेंशिएट हो जाएगा. अदरवाइज एक डिफॉल्ट केस तो है ही है मेरे पास. अब एक मॉड्यूल के बिहेवियर को डिफाइन करने के तरीके आ गए हमारे पास, और इंस्टेंशिएशंस करने के ये सारे हमारे पास मेथड्स आ गए. बिहेवियर को डिस्क्राइब करना है तो यू हैव प्रोसीजरल ब्लॉक्स, यू हैव कंटिन्यूअस असाइनमेंट्स, and this tasks and functions. There are also one other way to describe the functionality of a module. Tasks or functions is similar to C. When you have a task that has to be done more than one time, then instead of writing that code again and again, उस कोड को reusable बनाओ. उसको कोड की मॉड्यूलैरिटी इंक्रीज होती है इससे by defining tasks or functions. Any variables in tasks or functions are local to them and they cannot be accessed outside. ये है टास्क और फंक्शन का डिफरेंस. दिस कैन बी आस्क्ड वेरी कॉमनली. डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे पास टास्क होते हैं, दे रिसीव सम इनपुट्स एंड दे गिव सम आउटपुट. तो उनके पास इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं. दे मे हैव 0 और मोर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ टाइप इनपुट आउटपुट या इन आउट. पर फंक्शंस जो होते हैं दे टेक वन और मोर, आई थिंक must have at least one or more input arguments, and they return a single value, one single value. Next जो functions हैं, they are always meant to be executed in zero simulation time, so they hold combinational logic. जैसे ही उनको input apply की, at that instant we got an output. They execute in zero time. पर जो टास्क हैं दे मे एग्जीक्यूट इन नॉन जीरो सिमुलेशन टाइम. फॉर दिस रीजन टास्क में हम डिलेज यूज कर सकते हैं या कुछ भी टाइम कंज्यूमिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं लाइक पॉसेज ऑफ क्लॉक. इट टेक्स सम अमाउंट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई वी कैन यूज दैट इन टास्क बट नॉट फंक्शन. नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स, दोज टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम, that's why we can use them in tasks but not functions. Tasks contain delays or timing control statements, but functions do not. फंक्शंस क्योंकि वो उसमें डिलेज नहीं हो सकते पर टास्क में हो सकते हैं, तो फंक्शंस दूसरे फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं विद इन इट, पर दूसरे टास्क को कॉल नहीं कर सकते. ए टास्क हाउएवर कैन कॉल अदर टास्क एंड फंक्शंस फ्रॉम विद इन इट. ये है ओवरऑल सिंटैक्स एक टास्क का. इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं. टास्क, टास्क का नेम, उसके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, एंड देन बिगिन और एंड में उसके सारी स्टेटमेंट्स, उसकी फंक्शनैलिटीज, एंड टर्मिनेटेड बाय एन एंड टास्क. ये मतलब 3 वेज हैं. इनपुट आउटपुट पोर्ट्स इसी ब्रैकेट्स में डिफाइन करने हैं. यू कैन ऑल्सो डू दैट. दे कैन हैव डिलेज, दे मे बी सिंथेसाइजेबल डिपेंडिंग ऑन वो सिंथेसाइजेबल कॉन्स्ट्रक्ट्स अपने अंदर यूज कर रहे हैं कि नहीं. पर टास्क दे डोंट यूज एनी डिलेज, दे डोंट यूज एनी टाइम कंज्यूमिंग कंस्ट्रक्ट्स. मतलब functions don't use any delays or time consuming constructs, so they are always synthesizable. But tasks may be depending on the constructs that they use. They start and end with task and end task, और उसकी जो functionality है that is enclosed in begin and end. एक एग्जाम्पल इसका, we have a module operation. इसमें एक टास्क है. टास्क का नेम, आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट पोर्ट्स, बिगिन और एंड में ये फंक्शनैलिटी, और फिर एंड टास्क. और यहाँ से मैं इसको इन्वोक कर सकती हूँ बिटवाइज ऑपरेटर. इसमें जो पास करनी है मुझे आर्ग्यूमेंट्स इनपुट्स और आउटपुट्स में,
in the order that I have declared them here, मैचिंग के साथ, जैसे एक फंक्शन को इन्वोक करते हैं. Next, there are functions. We already discussed this. Execute in 0 time, return 1 value, always synthesizable, and this is the way to define them. Function और फिर उनकी return type, automatic है या नहीं, name और उसकी inputs जो इसने लेनी है, and the statements. As an example, यहाँ पे function और उसका name, input मतलब यहाँ पे return type कुछ नहीं specify की, and then input begin इसकी जो वर्किंग है वो, and calculate parity. This calculate parity is assigned the reduction of all address bits. जब return type नहीं specify की, that means it will return one value, one bit value. It will always return one value, but in this case it returns a one bit value. Calc parity and end function. Here we are calling it calc parity and we are passing it this address and it will return one bit value and assign it to parity. से यहाँ से समझ लेते हैं. ओ, मैंने ओपन करके रखा हुआ था. यहाँ पे फंक्शन, उसकी रिटर्न टाइप 8 बिट्स एंड इट विल रिटर्न सम. ये है इसकी इनपुट्स और यहाँ पे सम को डिक्लेयर कर दिया, मतलब डिफाइन कर दिया कि इट विल होल्ड द वैल्यू a प्लस बी 8 बिट्स और फिर ये 8 बिट्स रिटर्न हो जाएंगी जहाँ पे भी इसको कॉल किया गया है. यहाँ पे इसको कॉल किया गया है तो रिजल्ट विल बी असाइन द 8 बिट वैल्यू सम a प्लस बी. अब इसमें कोई भी ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट्स नहीं यूज करते हैं जो टाइम कंज्यूम करते हैं. एंड अगर रिकर्सिव फंक्शंस हैं तो फंक्शंस में क्या होता है कि उसका एक स्कोप होता है किसी फंक्शन का. लेट्स से आई कॉल दिस फंक्शन वंस, दिस सम को एक बार कॉल किया, एक इसका स्कोप बन गया यहाँ पे. हाँ, एक बार इसको कॉल किया, एक बार इसका स्कोप बन गया यहाँ पे. जब इसको दूसरी बार कॉल करूंगी, this right here, this is the variables that are local to this. दूसरी बार कॉल करूंगी तो it will use this same address space. जब multiple times कॉल किया उसको तो उसका एक ही, to prevent it from accessing this same space, it will access this same space and it will modify and access these same variables. तो आउटपुट मेरी कई बार गलत हो सकती है when I am calling it again and again or I am calling it recursively. फैक्टोरियल मुझे अगर कैलकुलेट करना है then no doubt I will be calling it recursively. So to prevent it from accessing the same space, I have to tell it कि हर बार जब मैं तुझे कॉल कर रही हूँ तो प्लीज डिफाइन योर सेपरेट एड्रेस स्पेसेस. फैक्ट 5 के लिए जब 5 के साथ किया कॉल तो कॉल दिस वन, एक्सेस दिस स्पेस. 4 के साथ किया तो ये, 3 आर्ग्यूमेंट दी तो ये, 2 1 सेपरेट अपने अपने स्पेसेस यूज करो वेरिएबल्स के, because I want you to have unique values. So to do that, I have to declare a function as being automatic. Function automatic, उसकी return type और factorial return करेगा और उसकी input arguments. Then इसमें कोई भी जो इसके temporary variables हैं, and then I'm making a recursive call. Now declaring it as automatic, ये एक separate call होगी with its own local variables and its own variable space, and it will effectively give me the total value of factorial 4. Let's say यहाँ पे functions. Next we have directives. Compiler directives जैसे होते हैं C में. पहला है हमारे पास tick define. Tick define allows us to define a value to some variable. if अगर हमारा macro है एक n
उसको मैं अपने पूरे कोड में जहां जहां यूज किया है उसको मैं 16 के साथ डिफाइन करना चाहती हूँ या 64 के साथ डिफाइन करना चाहती हूँ। देन एट द वेरी टॉप ऑफ माई फाइल, यहाँ कल हमने काउंटर बनाया था 4 बिट्स का। सो यहाँ पे मुझे इसको ऐसे करना है, एक मैक्रो देना है मुझे n, जहां जहां n है please replace that with making a 8-bit counter n8. Then anywhere where I have written tick n, it will replace it when it is compiling it. It will replace this with n8, जो भी मैंने वैल्यू यहाँ पे इसकी डिफाइन की है। इससे मेरी कोड की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज मैं यहीं पे इसको वैल्यू चेंज कर सकती हूँ फॉर ऑल ऑफ द मॉड्यूल्स इन दिस फाइल। पैरामीटर्स जो होते हैं दे आर कन्फाइंड टू वन मॉड्यूल, पर इसमें दिस इज फॉर ऑल ऑफ माई मॉड्यूल्स। जहां जहां पे टिक एन है इट्स रिप्लेसिंग इट विथ 64, ये ज्यादा है, 16 कर लेते हैं। ओके, अब मेरा काउंटर काउंट कर रहा है, इट्स अ 16-bit काउंटर, 0 1 2 3 4 5, इट्स काउंटिंग ऑल ऑफ दी स्टेट्स एंड इट विल कंटिन्यू काउंटिंग अगर मैंने सिमुलेशन को फिनिश ना कर दिया होता। सो इट यूज दिस वैल्यू ऑफ n एवरीवेयर, दैट्स माय टिक डिफाइन। सेकंड है टिक इंक्लूड। अब कॉमन प्रैक्टिस होती है कि जो तुम्हारी डिजाइन फाइल है, डिजाइन मॉड्यूल है, और जो तुम्हारा टेस्ट बेंच मॉड्यूल है, वो दोनों डिफरेंट फाइल्स में रिजाइड कर रहे होते हैं। तो जब मैं अपना टेस्ट बेंच को रन करूंगी, लेट्स से ये फाइल सिर्फ इतनी है, नाउ आई एम रनिंग माय टेस्ट बेंच, इसमें काउंटर नाम का मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट किया है। आई डोंट नो कि ये काउंटर कौन सा काउंटर है, इसका डिजाइन कहाँ पे है, वो तो दूसरी फाइल में है। सो आई कैन इंक्लूड दिस फाइल विद इन अनदर, आई कैन टिक इंक्लूड, और जहाँ पे भी मेरा काउंटर वाला मॉड्यूल होगा उस फाइल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। दिस इज इक्विवेलेंट टू एट कंपाइल टाइम सारे इसके जो कंटेंट्स हैं इस फाइल के, they will be copy pasted right over here. Similarly, if I write it right here, tick include counter.v, तो इसके जो contents हैं they will be copy pasted right here. मतलब जो भी काउंटर में मैंने कुछ लिखा होगा, मॉड्यूल काउंटर ऐसे करके एंड मॉड्यूल, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे जहां भी मैं टिक इंक्लूड दूंगी। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वाज करेक्ट, पर इस एग्जाम्पल में वी रेड कि एक ही मॉड्यूल के अंदर दूसरा डिफाइन करना रॉन्ग है, सो दिस विल गिव मी एन एरर। बी केयरफुल यूजिंग टिक इंक्लूड। अनदर मेथड इज कि अगर दोनों डिफरेंट फाइल्स में रिसाइड करते हैं तो उनको एक साथ कंपाइल करो। आई वेरीलॉग, तुम्हारी जो पहली फाइल है counter.v जो डिजाइन फाइल है, एंड लेट्स से माय टेस्ट बेंच फाइल इज testbench.v, दोनों को एक साथ करो, कंपाइल, एंड देन इट विल गिव यू वन एग्जीक्यूटेबल, और उसको सिंपली रन कर लो। इस वे जो साथ में कंपाइल हुई हैं फाइल्स, they know about each other and the modules defined within them. थर्ड है if def else and if, ये है कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए। यहाँ पे मैम, हाँ, मैम जो भी जैसे अभी आपने 2 वो फाइल लिखी थी, ऐसे ही हमें टाइप करना है, वो आपस में कंबाइन हो जाएँगी या फिर जो हमने अभी मेथड किया कि उसको इंक्लूड करा दो तब वो होंगी? दोनों मेथड्स हैं, दे आर बोथ मेथड्स फॉर द सेम थिंग, पर दोनों सही से काम करेंगे। ओके मतलब मैम। अगर टिक इंक्लूड नहीं करना और दोनों सेपरेट फाइल्स में है, कंपाइल देम टुगेदर। पहले ये पार्स हो जाएगी, इसमें जो भी डिक्लेरेशंस हैं, मॉड्यूल डेफिनेशंस हैं, वो सब इसको पता होगा, एंड देन नेक्स्ट हमारी टेस्ट बेंच वाली पार्स हो जाएगी, और फिर इसको भी पता होगा कि हाँ इस फाइल में काउंटर नाम का मॉड्यूल है, अगर दोनों साथ में कंपाइल हो रही हैं। ओके मैम।
So both are valid methods. मैम ये जैसे हाँ टर्मिनल पे मेरा जनरली पहले होता था कि आउटपुट पे आता है सारा रिजल्ट जो भी होता है मेरे कोड का। तो टर्मिनल पे हमें रन करने के लिए उसको फाइल का नेम करने के बाद डॉट उसी फाइल को डॉट आउट कर देना, लाइक यू आर डूइंग नाउ ए डॉट आउट। A dot out VVP A dot out. तो मैम ए यहाँ पे हमने फाइल का नाम ए लिखा है यहाँ पे, या फिर आपने कोई फोल्डर बना रखा है, ऐसा कुछ है? ये हमेशा ए डॉट आउट ही होगा, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द नेम ऑफ द फाइल। ओके ये सर। वेरीलॉग पे है, मतलब ये उसका खुद का ही है. Let's see, I'm deleting these files. Okay, I verilog seq.v और यहाँ पे बन गई है a dot out फाइल. ये मेरी जो मैंने एग्जीक्यूट करनी है उसका नाम है a dot out. सिमिलरली अगर मुझे इसको कोई नेम देना होता है तो मैं उसको स्पेसिफाई कर सकती हूँ. आई डोंट नो इफ आई रिमेम्बर द सिंटैक्स राइट नाउ. कुछ ऐसे करके सिंटैक्स होता है. ओके मैम, आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस। थैंक यू मैम। ये कंपाइलर की प्रॉपर्टी है ना मैम, कि वो हाँ हमेशा उसी नाम का ए डॉट आउट नाम का, इफ यू आर हाँ यूजिंग कंपाइलर ऑफ सम अदर कंपनी, सो मे बी दे आर क्रिएटिंग इट ऑफ सम अदर नेम ऑब्जेक्ट फाइल। यहाँ पे मैंने जब रन किया था आई वेरीलॉग seq.v तो मेरी a डॉट आउट फाइल बनी थी. अगर मुझे वो डिफॉल्ट है. इफ आई स्पेसिफाई अ नेम लाइक आई स्पेसिफाई काउंटर, देन मेरी रन करने वाली फाइल का नेम काउंटर होगा. देन आई विल राइट vvp counter please run my counter executable file. So if I'm specifying a name, then it will generate an executable of that name. Otherwise default है a dot out जो तुम्हारी बन के आ रही है. ओके मैम, थैंक यू मैम। अब हम बात कर रहे थे कंडीशनल कंपाइलेशन की. These directives allow conditional compilation. Let's say कि यहाँ पे ये जो मॉनिटर है और ये जो वेव फॉर्म्स हैं, मुझे हर बार इनको कंपाइल नहीं करना. I only want this code to execute if I have defined if def display. अगर मैंने डिस्प्ले को डिफाइन किया है then only compile this code, otherwise comment it out and I have to terminate this with an endif. अगर मेरे पास कोई alternate कोड होता कि if def this then compile this, otherwise do this, तो alternate कोड यहाँ पे होना था and then I would terminate the whole thing with endif. But in this case, please only make my waveforms and my monitor display on my terminal if I have defined display. So now if I run it, कुछ output नहीं आई. Now if I actually define it, seq.v d और मैंने dash d to define and I define display. Now I run it. Now because my display was defined, my display macro was defined, it has run my monitor and it has opened my dump file for the waveforms. So what I have done is I have conditionally compiled it based on this flag. If it is set, compile this code, otherwise it's equivalent to commenting it out. यहाँ पे भी एक तो रन टाइम पे you can define your macro or you can define it right here. Tick define display. Now that I've defined it here, this will execute, it will not be commented out. Opposite to this, we have if and def.
if not defined display, if not defined, then compile this code. Otherwise, if I have defined it, then comment this code out. This is useful. Conditional compilation is useful, firstly, for these display statements. कई बार मेरे पास I have self-checking test benches which display the test cases which have passed or failed. Now let's say I only want to conditionally display only the test cases that have failed and I don't want to see the test cases that have passed because ठीक है pass हो गए, we don't care. Then I will conditionally compile my code to the display statements for the failures. Secondly, if I have some non-synthesizable constructs in my code and I want to conditionally compile that non-synthesizable code only for testing, otherwise I only want my design to compile, then I will use these conditional compilations. Or if I only want my test bench to compile when I pass a macro test bench, here if def test bench, if I define this macro, then only compile my test bench, otherwise please only compile my code. Then this is where conditional compilation is useful. And then another directive is our time scale directive, which defines our delays. Time scale mein we have tick time scale, reference time unit slash the precision. Let's say this is my time scale, 10 nanosecond and a precision of 1 nanosecond. Then any delay which I have written like #2, this is equivalent to a 20 nanosecond delay. क्योंकि मेरी reference time unit 10 है, it will be multiplied. And this is equivalently a 20 nanosecond delay with a precision of 1 nanosecond, which means round it to the nearest nanosecond. Okay, अब इसका मतलब है 2.5643. This actually means 25.643 nanoseconds, but please round it to the nearest nanosecond. So it will round it to 26 nanoseconds. Okay, this is your reference time unit, which is multiplied, and your precision. Your precision can never be greater than your reference time unit. It can be equal to or lesser. See here, I have 10 nanosecond and I define 1 picosecond. So this delay is equal to 25.64354. Now round it to the nearest picosecond. So take only this and round it. It is equal to this many nanoseconds, the delay that will be introduced. Here, at the very top of your file, you define your time scale. Yes? Okay, at the very top of your file, you define your time scale. New terminal. My time scale was 1 nanosecond, 1 picosecond. So first multiply 1 nanosecond with this and then take it to the nearest picosecond. Matlab 2.565. 2.565 पे clock is becoming 1 after this amount of delay. अगर 10 nanosecond 1 picosecond लेते तो 10 nanoseconds मतलब 25 and then round it to the nearest picosecond 3 लेने हैं 648 25648 picoseconds. This is where our clock is oscillating. This time that is displayed
is always in terms of this precision. If I define this precision to be 10 picoseconds, तो आना क्या चाहिए 25.6476 और राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 picoseconds, मतलब 2 decimal places लेने हैं. It should come as 25.65 nanoseconds पे इसको क्लॉक की वैल्यू को चेंज करो. – 25.65 nanoseconds पे. But when I run this, it gives me a value of 2565 because it's always in terms of this precision unit. You don't have to terminate your compiler directives, and you can verify the exact time that your code is registering according to your timescale by viewing the waveforms. Waveforms view karke, it will be changing and oscillating at a time period of 25.65 nanoseconds. Okay. यहाँ पे अगर 10 nanoseconds 10 nanoseconds है, so first multiply it 25.647 and then round it to the nearest 10 nanoseconds. So it should be 25.647 rounded to the nearest 10 nanoseconds. So this will give me a value of 30 nanoseconds पे मेरी clock oscillate होगी. But here it's showing 3 because this is in terms of your precision time unit. So I have to multiply this 3 into the precision 10 nanoseconds. Whatever is displayed here is in terms of this 3 into 10 30 nanoseconds. यही same अगर तुम waveform view करोगे, you can see it changing value at 30 nanoseconds. Here, right over here, at 30 nanoseconds पे है मेरा marker. Right here, it is oscillating. But here, it has printed the value using display of 3 because it is in terms of the precision 10 nanoseconds. That is your tick time scale directive. And then lastly, we have system tasks. कुछ भी जो dollar से start होता है, that is a system task. We have used these 3. We have seen $time to print the time. And we have seen this to create our waveform file. $finish to stop our simulation altogether. Yeah, $real time to view time as a real value, as a floating point value. Then we have for file operations, we have these system tasks. अगर कभी file operations use करोगे, then you can search them and see how exactly they work. Next, you have read memech and write memech. These are for memories. Read memech is used to initialize a memory, and write memech is used to write the values held by a memory to a text file so we can read it. इनको कैसे यूज करते हैं? एक मेरे पास ये मेमोरी है. ओके, आई हैव स्पेसिफाइड जो भी मुझे सिग्नल्स चाहिए एक मेमोरी के लिए, एक मुझे एड्रेस बस चाहिए, डेटा इनपुट बस, एक डेटा आउटपुट बस. अब मुझे इनिशियलाइज करनी है अपनी मेमोरी विथ सम वैल्यूज. सो आई विल यूज रीड मेमच. रीड मेमच में load values into memory mem, the values that have been written to mem.txt. This is my text file mem.txt. Here I'll write whatever I want to load into my memory. Each of the locations are of 8 bits. So in hex,
I'll define 8 bits for each location. Here, and it will load the values starting from address 0. It will continuously load its values. Then after a delay of 20, I want to read the contents held by my memory to see if this read message has correctly worked. So load the contents of memory into the contents.txt file. Let's open this folder. ये है memory.txt और ये है मेरी memory in which I am loading this. I'll delete it. To recycle bin. Okay. Now run this file memory.v. Now observe the file that I had deleted. It's created because it's written the contents. It's created this file and it's written the contents of memory to it. And we can observe that the same contents that I had written to it in mem.txt, I had used to load it, used read message to load these contents. These same contents have been correctly loaded, and the rest of the memory locations hold their default values XX. My entire memory contents have been written to this file. This is how read message and write message are used. Next we have $random and $urandom. ये यूज होते हैं अगर रैंडमली किसी मॉड्यूल को टेस्ट करना है. तो टेस्ट बेंचेस में आई विल असाइन एक एडर मॉड्यूल है, उसकी इनपुट्स ए और बी हैं. तो एक एक करके आई विल टेस्ट अबाउट 120 केसेस. हर बार इसको एक रैंडम वैल्यू असाइन करूंगी, ए को और बी को. इट विल जनरेट अ रैंडम वैल्यू and it will assign it to A and B, and then I will check according to the random variables assigned is my output, is it correct. $u random generates a unsigned integer value and $random generates a signed integer value. $u random generates an unsigned random integer value. तो ऐसे रैंडमली चेक करना इट इज़ यूजफुल फॉर सम मॉड्यूल्स जिसमें वी आर नॉट एबल टू थिंक ऑफ ऑल ऑफ द पॉसिबल टेस्ट केसेस. देन वी रन randomly, we run the test cases and it will tell us wherever, I'll include this statement कि wherever a plus b is not equal to out, tell me display A and B and out, and then I can debug it according to whatever errors I am facing. So for randomization, I can use these system tasks. और भी बहुत सारे system tasks होते हैं, but I've told you the ones that you may use. मतलब ज़्यादा commonly use होते हैं. Otherwise, you can read the rest of them from Palnetkar. इसमें सब कुछ ही है. And I think we're done. अगर किसी को कोई doubt है, then you can ask. Ma'am, Yes. मैम आई हैड सिंटेक्स एरर आ रही है मैम, एक क्वेश्चन में वो डिक्ट आउट था. आप प्लीज एक बार उसको देख सकते हो कि कैसे, कहाँ मिस्टेक है. हाँ, we'll look at that. और किसी को कोई क्वेश्चन है? सौरभ, you can stop recording.